हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरेकल क्लासेस। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी जो बदलती हुई पृथ्वी है उसके बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का पार्ट है, ये सोशल का क्लास 7th का। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फीयर है, हमने पिछले वाले लेसन में हमने पढ़ा, लिथोस्फीयर जो लेयर है, उस लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स हैं वो डिवाइडेड है, और उन प्लेट्स को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। अगर ये आपको जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट्स हैं जिनके बारे में हम बात करें, ये स्लोली क्या करती है? आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है। मूव का मतलब ये नहीं कि ये काफ़ी फास्ट मूव करती है। 1 ईयर के अगर अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो कुछ मिलीमीटर जो है, ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती है। ये देखो जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। एक साल में कुछ मिलीमीटर ये प्लेट्स खिसकती है। मैंने आपको प्लेट वाला जो पोर्शन था पिछली बार बता दिया था कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती है, और कुछ मिलीमीटर जो प्लेट मूव करती है साल भर के अंदर। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। जो इंटरनल पार्ट में मैग्मा होता है, यानी लिक्विड लावा जो होता है अर्थ के अंदर, वो मिल्टन मैग्मा यानी लिक्विड लावा जो होता है, तरल रूप में जो होता है, उसके मूव करने की वजह से क्या होता है? ये प्लेट्स इधर से उधर मूव करती है। जिसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझें कि मान लो आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने क्या कर दिया? पानी भर दिया। पानी भर के नीचे हीट देना, गर्म करना चालू करा, तो उसके ऊपर अगर आप केप लगा दोगे, मान लो ये बीकर है, इसके अंदर आपने नीचे से हीट लगाना चालू किया पानी भरने के बाद, तो अगर इसके ऊपर आप क्या करोगे? ढक्कन लगा दोगे, तो अंदर इंटरनल पार्ट में अंदर जो पानी गर्म होगा, इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है, वाष्प क्रिएट होगी, और उससे ढक्कन जो है ऊपर वाला वो कुछ हद तक क्या करेगा? मूव करेगा, थोड़ा सा हिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो होता है अर्थ के इंटरनल पार्ट का। इंटरनल पार्ट में यानी आंतरिक रूप से जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है पिघला हुआ, वो जब मूव करता है तो उसकी वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है वो भी ऊपरी तरह से मूव करती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। ये सर्कुलर मैनर में, यानी किस तरह से मूव करता है? सर्कुलर मैनर में। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस मूवमेंट की वजह से जो सरफेस का जो प्लेट्स होती है उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। कुछ फोर्स के रूप में डिवाइड किया गया है, कुछ ताकतों के रूप में। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स, एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक। दो तरह के फोर्स होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो अर्थ के इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल मूवमेंट की वजह से होता है। जो अंदर धरती के अंदर जो भी मूवमेंट होता है उसकी वजह से जो भी इफेक्ट पड़ता है उसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स इफेक्ट, या और जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। और जो पृथ्वी के बाहर ऊपरी सतह पर, जो पृथ्वी के ऊपरी सरफेस एरिया पर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी मूवमेंट होता है प्लेट्स के ऊपर, वो जिस पावर या जिस फोर्स से होता है उसे बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक अर्थ के सरफेस एरिया पे होता है और एंडोजेनिक अर्थ के इंटरनल पार्ट में होता है। अर्थ मूवमेंट को हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। देखो, अर्थ मूवमेंट दो तरह का, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स क्या क्या है? देखो, एक तो होता है सडन फोर्स और एक होता है डिस्टोफेरिक फोर्स। सडन फोर्स क्या क्या होता है? अर्थक्वेक, जैसे भूकंप हो गया, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी हो गया, लैंडस्लाइडिंग यानी पत्थरों का खिसकना, पहाड़ी का पूरा खिसक जाना, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, ये क्या होता है? पहाड़ों का बनना। जो माउंटेन्स होते हैं उनका बनना। इधर देखिए आप, एरोजनल एंड डिपोजनल
इसमें होता है रिवर, यानी पानी का जो बहना होता है, पानी किस फ्लो में बहेगा वो फोर्स। एक होता है विंड, एक होता है सी वेव्स, जो समुद्र में तरंगे उठती है, समुद्र में जो लहरें उठती है वो। एक होता है ग्लेशियर्स, ग्लेशियर। एक्सोजेनिक फोर्स, तो ये हो गया इंडोजेनिक फोर्स और ये हो गया एक्सोजेनिक फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स। Endogenic force, something produce sudden movement and at the other times produce slow movement. Sudden movement like earthquake, volcanoes cause mass destruction over the earth surface. बहुत सारा जो नुकसान होता है अर्थ सरफेस पे वोल्केनोज की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। देखो वोल्केनोज क्या होते हैं, देखिए वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ, एक छेद होता है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच molten मटेरियल इरप्ट द सडनली। ये देखिए आप, एक मान लीजिए अर्थ का ऊपर का एक पोर्शन है जो छेद है मतलब, और ये है इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट से जो मैग्मा है ब्लास्ट होके कैसे निकलेगा, ऐसे ये ब्लास्ट होके, और इंटरनल पार्ट से क्या निकल रहा है, लावा। ये देखिए ये है क्रस्ट, मेंटल और मैग्मा चेम्बर। ये देखो मैग्मा जो पिघला हुआ मैग्मा है वो, ये मैग्मा जब ब्लास्ट होके बाहर निकलता है, ब्लास्ट होके जब बाहर निकलता है और उसके बाद ये देखो फ्लो में बह रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, लावा। और ये जो ऊपर का जो छेद हो जाता है धरती पर, बहुत बड़ा होता है ऐसा बहुत बारीक नहीं, इसे बोलते हैं क्रेटर। जो एक खड्डा सा पड़ जाता है, एक धरती का जो हिस्सा है जो ब्लास्ट होने की वजह से खड्डा पड़ जाता है, उसे बोलते हैं क्रेटर। और इसमें अगर पानी भर जाता है तो इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं क्रेटर लेक्स। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of Earth vibrate and the vibration can travel around the Earth. लिथोस्फीयर प्लेट जब खिसकती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन कैसे मूव करता है, वाइब्रेशन ऑल अराउंड द अर्थ कैन ट्रेवल। ट्रेवल करने का मतलब हुआ कि मूवमेंट की शेप में, यानी वेव्स की शेप में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे अपन एक इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो मान लीजिए एक लेक है, लेक में अगर आपने बिल्कुल ठहरे हुए पानी में पत्थर डाला, यहाँ अगर पत्थर डाला तो वेव कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे वेव बनती है ना। तो जहाँ डाला है वहाँ, जहाँ पत्थर आपका गया है वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, धीरे 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 बहुत सारी लेयर्स, बहुत ज़्यादा जो सर्फ ऊपर ही वाटर के सरफेस पे जो मूवमेंट होता है, लेयर्स बन जाती है, वेव्स हो जाती है। वो अगर यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, उसका असर कम होगा। तो इसी तरह जो वोल्केनो का या इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो सेंटर होता है वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होता है और साइड के कॉर्नर्स पे कम होता है। इसी वजह से एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। जहाँ से मूवमेंट या वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से मूवमेंट या वाइब्रेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउ द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जहाँ पे ये ऊपरी सतह पे अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो इसे बोलेंगे एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। वाइब्रेशन जो है एपिसेंटर से वेव्स यानी तरंगों के रूप में, जैसे वेव्स होती है ना तरंगे, उनके रूप में क्या करता है, मूव करता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है, मान लीजिए यहाँ आपकी बिल्डिंग है और यहाँ किसी भूकंप का एपिसेंटर है अर्थक्वेक का, तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा, यहाँ। और जैसे जैसे वेव्स मूव करेगी जितना दूर होगा वहाँ पे वेव्स की कम पहुँचने की वजह से वहाँ नुकसान कम होगा। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेंटर से, मान लीजिए सेंटर, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उसका जो इफेक्ट है, इसका जो वाइब्रेशन है, इसका जो वेव्स है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
ये है एपिसेंटर, फोकस, फोकस से है हो गया। यहाँ से अगर बाहरी रूप पे देखें तो इसको बाहर क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, और इंटरनल जहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई है, डिस्टर्बेंस हुआ है, उसे बोलते हैं फोकस, और जो उसी सेंटर का बाहर का पॉइंट है उसे बोलते हैं एपिसेंटर। और एपिसेंटर से थोड़ा दूर जाएंगे उसे बोलते हैं वेव्स का जो है ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ये प्लेट की बाउंड्री होगी। तो ये एक आपको अर्थ के जो अर्थक्वेक है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ये बताया गया। अब देखेंगे, ये देखिए अर्थक्वेक की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है। ऑल्दो द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, हम पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अर्थक्वेक कब आएगा, या इसका कोई टाइम पीरियड या फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कोई मंथ में या किसी ईयर में, या कोई भी अनुमान इसका नहीं लगाया जा सकता। द इम्पैक्ट कैन बी सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी वर प्रिपेयर बिफोर हैंड, अगर हम पहले से तैयार कर सके तो इससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरत के इसको कम किया जा सकता है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडॉप्ट लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड एंड गेट एगिस्टेड एंड स्नेक्स कम टू द सरफेस। ये पुराना टाइम में जो लोग होते थे वो अर्थक्वेक को, या आज भी कई जगह अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप जो होता है, उसका अनुमान ऐसे प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, पर अनुमान लगाने के लिए आज भी क्या करते हैं और पहले भी क्या करते थे, एनिमल्स का जो बिहेवियर है, एनिमल्स का जो बिहेवियर है उसके बारे में, कि एनिमल्स को क्या है कि पता पहले चल जाता है, तो उनके बिहेवियर में जो चेंजेस होता है उनसे लगता है कि शायद अर्थक्वेक आने वाला है। फिश इन द पॉन्ड्स, जो तालाबों में मछलियाँ होती हैं उनकी वजह से, स्नैक्स जो होते हैं, सांप वगैरह जो होते हैं वो अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। तो ये इन चीज़ों की वजह से हम एक अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान लगा के हम वेल प्रिपेयर हो सकते हैं ताकि हमें होने वाला जो नुकसान है वो कम हो। अर्थक्वेक अ केस स्टडी, अर्थक्वेक को देखेंगे। कच्छ भुज में जो अर्थक्वेक आया उसके बारे में देखा है कि अर्थक्वेक हिट्स भुज, अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 रिचर स्केल हिट भुज टाउन ऑन द 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 को जो भुज में, कच्छ भुज में जो गुजरात पे का एरिया है, वहाँ पे जो भूकंप आया था वो 6.9 का था, उसका जो मेजरिंग की गई थी वो 6.9 है। अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट है वो देखा गया था। इसमें देखिए 971 स्टूडेंट, यानी 1971 स्टूडेंट और 31 टीचर मारे गए थे उनकी स्कूलों में, भूकंप की वजह से जो बिल्डिंगें कोलैप्स हो गई थी और गिर गई थी। फायर इन द सिटी, 100 ऑफ फायर स्टार्टेड। चारकोल यानी डामर में आग लग, डामर जो होता है उनमें, या फिर जो अर्थक्वेक की वजह से जो ऊपरी सतह पर जो मूवमेंट हुआ था उसकी वजह से कई जगह आगजनी की घटना भी हो गई थी। इमरजेंसी डिक्लेयर इन क्वेक जोन, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर द स्टेट इमरजेंसी, उस वक्त वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। सीएम अपील टू द सेंटर, सीएम ने अपील भी की थी सेंटर से कच्छ भुज में। तो आपने देखा अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक का प्रिपेयरनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए। पहला, सेफ स्पॉट अंडर द किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट द इनसाइड कॉर्नर और वॉल। जो दीवारों के कोने हैं, इनसाइड एरिया ऐसा है जहाँ पे बचने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्टे अवे फ्रॉम, हमें कहाँ से दूर रहना चाहिए। फायर प्लेस से, एरिया अराउंड द चिमनीज जो होती है उनके आसपास से दूर, विंडो खिड़कियों, द शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर एंड द पिक्चर फ्रेम, जो कांच की बनी हुई चीज़ें हैं उनसे भी क्या करना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स टू फेस द डिजास्टर कॉन्फिडेंसली। हमें क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे इसके होने वाले नुकसान से हमें बचा जा सके। देखिए मेजरमेंट को अगर देखा जाए, एन अर्थक्वेक इज मेजर विद अ मशीन कॉल्ड
सिस्मोग्राफ एक इक्विपमेंट है जिससे क्या हम मेज़र करते हैं, हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिचर स्केल। एन अर्थक्वेक इज 2.0 और लेस देन बी फील्ड ओनली अ लीटर। अगर 2.0 से कम है तो वो कुछ हद तक महसूस होगा। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग फॉलिंग। 5 पॉइंट से ज़्यादा है तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ए 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर 6.0 से ज़्यादा है तो अर्थक्वेक को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और 7.0 इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। 7.0 को बहुत ज़्यादा मेजर अर्थक्वेक के रूप में माना गया है। एंडोजेनिक फोर्स हमने पढ़ लिया। एक्सोजेनिक फोर्स में हम देखा था वाटर, विंड एंड जो अपना ग्लेशियर्स थे उनकी जो पावर्स थी, जो ऊपरी सतह पर जो फोर्स था उसकी वजह से जो चेंजेस आते थे वो हम इसमें पढ़ेंगे। मेजर लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म का मतलब हुआ कि जो बनावटें होती है, जो आपने देखा हुआ आसपास कई जगह, जो अब अगर रेगिस्तान में कभी जाने का मौका मिला हो तो जैसलमेर वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि एक जो रेत का टीबा है सुबह यहाँ होता था और शाम को हवा से चेंज होके वो कहीं और चला जाता था। जो चेंजेस हो गए, मान लो कि सुबह आपको एक हल्का सा टीबा दिख रहा था रेत का, बालू का, और वो शाम को हवा से चला गया। तो एक्सटर्नल फोर्सेज जो होती है, जो बाहर की जो फोर्स है, उनकी वजह से भी लैंडफॉर्म में कुछ चेंजेस आते हैं। वो लैंडफॉर्म में चेंजेस क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। The landscape is being continuously warmed away by two processes, weathering and erosion. वेदरिंग मतलब एक तो मौसम की वजह से, और एक इरोजन मतलब जो घर्षण की वजह से, जो चीज वाटर के वगैरह बहने की वजह से जो कटाव होता है वो। वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग जो होता है वो अर्थ, गर्मी पड़ना, फिर बारिश होना, फिर हवा चलना, फिर इसकी वजह से बहुत सारे माइनर चेंजेस होते हैं। एकदम से चेंज नहीं, बट जो माइनर चेंजेस होते हैं वो लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस। द eroded material is carried away, transport by water, wind, etc. Eventually deposit. The process is erosion and the deposition create the different landform on the surface area. आपने देखा होगा हवा की वजह से, पानी की वजह से, बर्फ़ की वजह से, गर्मी और तूफान की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म में चेंजेस जो होते हैं। इन सारे चेंजेस को हम अर्थ सरफेस पे देखते हैं और ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं। वर्क ऑफ रिवर। अब रिवर देखिए, रिवर कैसे वर्क करती है। द रनिंग वाटर ऑफ रिवर इरोड द लैंडस्केप व्हेन द रिवर थम्बल्स एट स्टेप एंगल्स और वेरी हार्ड रॉक ऑन डाउन ऑफ द स्टीप वैली साइड इज फॉर्म वाटरफॉल। जब एक ऊपरी परत से नीचे की तरफ जब पानी गिरता है तो ये किसका क्रिएशन करता है? वाटरफॉल, झरने का, वाटरफॉल का। देखिए यहाँ से पानी आ रहा है और ये काफ़ी ऊपर से जब नीचे गिर रहा है तो ये क्या बना रहा है? वाटरफॉल। और ये जहाँ गिर रहा है, ये जहाँ गिर रहा है यहाँ पे क्या होगा? पानी गिरने की वजह से ये जो पत्थर है इस पे क्या होगा? चेंजेस होंगे, माइनर चेंजेस। तो यहाँ पे और साथ में यहाँ जो आसपास मिट्टी होगी उसको क्या करेगा? ये बहा के ले जाएगा। हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक्स अनकट बाय द पावर ऑफ वाटर। जो सॉफ्ट रॉक होगी, हार्ड रॉक की वजह, जो सॉफ्ट रॉक होगी वो क्या होगी? वाटर की टकराव की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कट जाएगी और एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें बदलाव हो जाएगा। ये देखिए नाइग्रा फॉल दे रखा है यहाँ पे आपके, जो साउथ जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका के जिम्बाब्वे में। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्वाइस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग द लार्ज बैंड नॉन एज मिंडस। मिंडस क्या होता है? जैसे मान लो एक, मैं आपको थोड़ा बता दूँ, ये मान लीजिए ये रिवर है और ये जो एरिया है, मान लीजिए ये मान लीजिए
ये पूरा जो क्या है, अब क्या हो रहा है, जो रिवर है कंटिन्यूसली बह रही है, तो धीरे धीरे क्या करेगी, ये यहाँ पे टकरा टकरा के ये जो एरिया है इसको क्या करेगी, अपने अंदर ले लेगी इस तरह से। ये इस तरह से जो काटती है, इससे जो क्रिएशन होता है उसे बोलते हैं मेंडर। यहाँ पे देवी रखाई देखिए, and the Mender loops come closer and closer due to the course of time. The Mender's loop cut off from the river and form a cut off lake. It's called Oxbow Lake. It's called Oxbow Lake. ये देखिए धीरे धीरे ये चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और ये अलग से ऐसे इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। एक नदी का जो हिस्सा है कट के अलग होने की वजह से जो बन जाता है उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्यों बनता है, क्योंकि नदी की वजह से कट जाता है और पीछे से जो मिट्टी वगैरह पानी के साथ आ रही है वो अपना एक मुहाना तय कर देती है। एट द टाइम द रिवर ओवरफ्लोड्स बैंक द लीड टू बी फ्लोडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, इट इज फ्लड्स, it deposit layers of fine soil and other material called sediments along with bank। ये देखिए सेंटिमेंट्स बोलते हैं उनको, जो मिट्टी और जो बालू के कण है, जो रेत है या मिट्टी है, जो पानी अपने साथ बहा के लाता है, और वहाँ पे जहाँ पे फ्लैट एरिया आता है वहाँ पे आके वो चीज़ें क्या हो जाती है, रुक जाती है, जम जाती है, उन्हें बोलते हैं सेंटिमेंट्स। These leads to be formation of a flat fertile flood vein। इनकी वजह से क्या होता है, ये जो मिट्टी आती है फ्लड की वजह से, तो ये फ्लड प्लेन जो बनता है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ होता है। खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जो मिट्टी होती है, ये जो लैंड फॉर्म होता है, जो लार्ज स्केल पे बनता है, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है, खेती अच्छे से हो पाती है इस मिट्टी में। द राइज बैंक आर कॉल्ड लेवीज। जो राइज होता है बैंक्स यानी कि जो नदी का जो किनारा है और जो पानी का भराव हो जाता है, इसे बोलते हैं लेव्स। एज द रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। जैसे जैसे समुद्र की तरफ जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तो पानी का जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम। एंड द रिवर बिगेन टू ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब हो गया कि जो मेन रिवर आती है वहाँ पे समुद्र में आते आते क्या होता है, मेन रिवर से कई बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल जाती है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम स्लो दैट इट्स बीइंग डिपॉजिट इट्स लोड ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम इट्स ओवन माउथ द कलेक्शन ऑफ सेंटीमेंट फ्रॉम द ऑल ऑफ द माउंटेन्स फॉर्म द डेल्टा। जो बहुत सारे माउंटेन से जो कनेक्शन किसका, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो मिट्टी के कण हुए, रेत के कण हुए, और भी कोई चीज़ें हुई, वो सारे लाके क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। अब ये तो हमने पढ़ा रिवर्स का। अब देखेंगे सी यानी समुद्र का क्या रोल है। वर्क ऑफ सी वेव्स, जो समुद्र की लहरें हैं उनका क्या रोल है। द इरोशन एंड द डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव द राइज ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक डेवलप ओवर द टाइम, दे बिकम द लार्जर एंड वाइडर। धीरे धीरे जैसे जैसे ये देखिए सी वेव्स की वजह से, या मान लो एक छोटा छेद धीरे धीरे टकराने की वजह से, वेव्स की वजह धीरे धीरे ये छेद क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। लार्जर एंड पत्थरों के टकराने की वजह से पत्थरों के में भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं। दोज द होलो ऑफ लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दीज आर कॉल्ड सी केव्स। इनको क्या बोलते हैं, सी केव, समुद्री गुफाएं। एज दीज कैविटीज बिकम द बिगर एंड बिगर, ओनली रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स, दोज फॉर्मिंग ऑफ सी आर्क्स। अगर ये करते करते इस तरह हो जाती है कि केवल एक ऊपर छोटी परत बन जाती है, तो इसे बोलते हैं सी आर्क्स। फर्दर इरोक्शन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स एंड लेफ्ट, दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स। अगर केवल एक परत की तरह खड़ी रह गई, एक लंबी सी बिल्कुल पतली सी परत खड़ी रह गई और बाकी चारों तरफ से कट गई, तो इनको बोलते हैं स्टैक्स। द स्टेप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट द
वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अगर वर्टिकली कोई चीज़ कट रही है तो उसे बोलेंगे सी क्लिफ। तो आपको ध्यान रखना, सी आर्क किसे बोलते हैं, स्टैक किसे बोलते हैं, सी क्लिफ किसे बोलते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेंडिमेंट अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अगर जो सेंडिमेंट्स होते हैं सी वेव्स के साथ वो कहाँ पे आ जाते हैं, बीचेस का निर्माण करते, बीच बनाते हैं। बीच मतलब समुद्र का तट। वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर एक तरह से पिघलता हुआ जो बर्फ है या बर्फ की जो नदी है उसे बोलते हैं ग्लेशियर। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय द बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो ग्लेशियर केव एंड डीप होलो देयर एज द आइस मेटल दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर एंड बिकम द ब्यूटीफुल लेक। धीरे धीरे क्या होता है, जब बर्फ़ की जो नदी होती है वो क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा बुलडोज करके यानी धक्का लगा के बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से मिट्टी वगैरह जो पत्थर हुआ उसको हटा के काट देती है। और एक कटने के बाद जब बर्फ़ पिघलती है और वो जो खाली जगह होती है वो एक ब्यूटीफुल लेक के रूप में बन जाती है। As the ice melt become the beautiful lake. In the mountain, the material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and silt gets deposit. These deposit form glacial moraines. Glacial moraines उसको बोलते हैं जो अपने साथ मान लीजिए कि पहाड़ के ऊपर से बर्फ़ के साथ क्या क्या आ रहे हैं, कुछ पत्थर आ रहे हैं, कुछ रेती कण आ रहे हैं, कुछ और मटेरियल जो साथ आ रहा है, उनकी वजह से जो इकट्ठा होने की वजह से जो बनता है उनको बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। अब हम देखेंगे हवा का क्या काम है, वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिट अ डेजर्ट, क्या आपने कभी ऐसा रेगिस्तान देखा है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ द सैंड ड्यून्स। जो समुद्र के धोरे हैं इनकी फ़ोटोज़ को देख के आप समझने की कोशिश कीजिए। एन एक्टिविटी एजेंट ऑफ इरेक्शन डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। जो भी इरोजन की या डिपोजिशन की कारण होते हैं वो रेगिस्तान में क्या होता है, हवा की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की वजह से होना चांसेस कम होता है। इट कैन बी सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। इन्हें क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स। जो वहाँ पे रॉक्स पत्थर देखने को मिलते हैं उन्हें बोलते हैं मशरूम रॉक्स। Wind erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and the wider top. When the wind blow, it lift the transport sand from one place to another place. When it stop blowing, the sand falls and get deposited into low hill like structure. These are called sand dunes. जब हवा अपने साथ रेत के कण उठा के ले जाती है एक जगह से और जहाँ पे हवा ख़त्म हो जाती है वहाँ पे रेत के कण गिर जाते हैं और धीरे धीरे क्या बन जाता है, एक सैंड ड्यून्स यानी एक रेत का टीला सा बन जाता है। और समुद्र क्या रेगिस्तानी एरिया में क्या होता है कि जो रॉक होती है उसको इस तरह से काटते हैं, यहाँ नीचे वाले पार्ट से बहने की वजह से नीचे वाला पार्ट जो होता है ज़्यादा करता है और इस तरह की रॉक्स ज़्यादा मिलती है आपको। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो वाइडर होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, थिन यानी पतला। When the grain of sand are very fine and light, the wind carry it over very long distance. अगर रेत के कण बहुत ही ज़्यादा हल्के और छोटे हैं तो ये हवा अपने साथ इनको बहुत दूर तक ले जाती है। When such sand is deposited in the large area, it called loess. Large deposit is found in China. लॉज जो होता है चाइना में ज़्यादा मिलता है, लार्ज स्केल पे होता था। थैंक यू गाइस, क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं इन सब के।